जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हम बहुत ही सेंसिटिव इशू है निकाह नामा, उस पर बात करने जा रहे हैं कि निकाह नामे की अहमियत क्या है। आपको ये मालूम है कि निकाह नामा एक ऐसा मुआहिदा होता है जो दो फरीकों के दरमियान होता है, जिसके तहत जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी जो गुजारने जा रहे होते हैं उसके ऊपर साइन करते हैं। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब निकाह हो रहा होता है तो जिसका निकाह हो रहा होता है, लड़की या लड़का, वो तो इस निकाह नामे को देखते ही नहीं है। उनके जो बड़े सरबराहान होते हैं वो सिर्फ जाते हैं और उस पर अपनी मर्ज़ी से जो शिकें होती हैं उसको पूरी करते हैं और उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसी हवाले से कि भाई इसकी अहमियत क्या है, इसे पढ़ना कितना ज़रूरी है, और उस अहमियत के साथ साथ एक ख़बर जो कुछ अरसे पहले लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन की हिदायत पर मुस्लिम आइली कवानीन को बेहतर बनाने के लिए एक 8 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसका मकसद जो है मुस्लिम आइली कवानीन को बेहतर बना के जो है वो सामने लाना है। और पाकिस्तान में फिर उसमें जब ये कवानीन बनाए गए तो उसमें एक इंकशाफ हुआ कि जिसमें बताया गया कि कोई मुस्तनद सरकारी तौर पर मंजूर शुदा उर्दू का निकाहनामा सिरे से राइज ही नहीं है, जबकि अंग्रेज़ी का निकाहनामा मंजूर शुदा है, जिसका तर्जुमा करके अपने अपने तौर पर ज़ेर इस्तेमाल जब हम लोग निकाह करवा रहे होते हैं तो किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से जब फैमिली केसेस अदालतों में आते हैं तो 70% केसेस में जो मसाइल आते हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उसकी वजह यही है कि अंग्रेज़ी से तर्जुमा शुदा उर्दू का निकाहनामा बनाया गया है। इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो कानूनदान मौजूद हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ और फिर हम जानें कि ये अब जो कमेटी बनाई गई है क्या वाकई कोई काम होने जा रहा है, कुछ हमें समझा भी सकेगी ये कमेटी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आमिर जमील साहब, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया आज के इस सेंसिटिव टॉपिक पे आप आए, और आपने खुद भी कहा कि सेंसिटिव भी और हैवी भी है। तो इस यहीं से बात शुरू करते हैं कि निकाह नामे की ये जो शिक आई है इस वक्त सामने, जिसमें 8 रुकनी बेंच बिठाया गया है, इसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ये ऐसा टॉपिक है, मेरा ख्याल है कहीं ये GTV ने फर्स्ट टाइम उजागर किया है। किसी ने आज तक इस पर ना कोई प्रोग्राम मैंने देखा है, ना ही कोई अवेयरनेस मैंने सोशल मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस पर देखा है। तो ये बहुत बड़ी काविश है GTV की। अच्छा मैडम, बात ये है कि ये इश्यूज़ ये हैं कि लाहौर रावलपिंडी बेंच का फैसला ये आया था कि उसमें कंडीशन 13, 14 और 16 को एलैबोरेशन किया जाए। उसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट को दोनों को जजमेंट भेजी है। उसमें उन्होंने कहा कि 13 में जो हकमैर लिखा जाता है, हकमैर में वजाहत नहीं लिखी जाती। मूवेबल, इमूवेबल, मनकूला या गैर मनकूला जो या नगद जो भी रकम उसमें मेंशन की जाती है उसकी वजाहत नहीं होती। दूसरा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं, गैर मनकूला प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसकी लोकेशन होनी चाहिए, वो कहाँ वाजिया है। होता ये आपने देखा होगा कि शादी के दौरान लड़का जो है वो अपने माँ या बाप की प्रॉपर्टी को ऐड करवा देता है। अच्छा, वो माँ और बाप ना तो उसमें सिग्नेटरी होते हैं, ना उनकी कोई कंसेंट होती है। जब डिस्प्यूट अराइज होते हैं या क्लेम करती है, देखिए हकमैर मौजल और मोजल जो क्लेम कर सकती है एट द टाइम ऑफ मैरिज और मैरिज के कभी भी वो क्लेम कर सकती है। दोनों तरीके उसमें मेंशन है। ड्यूरिंग मैरिज भी क्लेम कर सकती है, और मैरिज जब मैट्रिमोनियल टाई अगर टूट जाता है तो उसके बाद भी क्लेम कर सकती है अपना हकमैर। हकमैर उसको कंडीशनली तौर पर दिया जाता है, क्योंकि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें लड़की का ये राइट होता है। तो मसला ये होता है कि हमने केसेस में देखा कि प्रॉपर्टी लिखी जाती है वो माँ या बाप से बिलोंग करती है। बिल्कुल, माँ और बाप सिग्नेटरी नहीं होते, माँ और बाप उस प्रॉपर्टी को ओन ही नहीं करते। तो इस पर वजाहत की गई कि अगर वो प्रॉपर्टी ग्रूम उसमें लिख रहा है, दूल्हा लिख रहा है कि ये मैं दूंगा, तो उस प्रॉपर्टी में माँ और बाप के साइन भी होने ज़रूरी हैं उस कॉलम में कि जी ये हमारी कंसेंट है, ये प्रॉपर्टी हम हकमैर के तौर पे देंगे। अगर नगद रकम लिख रहे हैं तो उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और अगर जो है वो आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं या कुछ सोना ऐड कर रहे हैं तो उसको भी वैल्यू और उसका जो है क्वांटिटी सब कुछ मेंशन होना चाहिए। 14 और 15, 16 में ये तीनों चीज़ें मेंशन की गई हैं। बाकी आपने देखा कि फर्दर उसकी क्वालिफिकेशन को भी रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने कहा कि जो निकाह रजिस्ट्रार निकाह करवाता है उसकी अपनी क्वालिफिकेशन भी लिखे, उसको भी अप टू द मार्क होना चाहिए। ये नहीं कि जिस पढ़ा लिखा नहीं है तो निकाह कहाँ बना हुआ है। और
तीसरी बात आपने बड़ा अच्छा पॉइंट अभी उजागर किया कि जी ये 1961 में जब ये कवानीन बने थे तो ये सब अंग्रेज़ी में था। इसको अपने हिसाब से उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, जिस पर बेंच ने कहा कि इसके लिए पूरी कमेटी बननी चाहिए। जो इंग्लिश में था 1961 में निकाहनामा, उसके हिसाब से कंडीशंस रखनी चाहिए। अब आजकल आपने देखा है लड़कियों को पता ही नहीं होता कि उनको पावर्स क्या हैं। उनको तो यहाँ तक पावर्स हैं, अगर कंडीशन 20 देखें तो लड़की को यहाँ तक पावर है कि उसको तलाक की भी पावर मिल सकती है अगर वो बात करे निकाह से पहले कि जी मुझे आप इसमें तलाक देने की मुझे पावर इसमें असाइन करें। ये तो बहुत वो भी हो मायूस सकता समझा है। जाता है। बिल्कुल आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है हमारा जो निकाहनामा है। सवाल यहाँ पे यही है, क्या ये निकाहनामा सिर्फ एक फॉर्म है या हमारी जो खवातीन हैं वो उनको प्रोटेक्ट भी करता है, उनके साथ इंसाफ भी होता है? जी बिल्कुल, ये निकाहनामा बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है अगर वो समझें, अगर वो समझें इस निकाहनामे की कंडीशंस को। शादी से पहले लड़के को लड़की को दोनों को कंडीशंस को पढ़ना चाहिए, मगर वो जैसे आपने कहा कि कोई अवेयरनेस है ही नहीं, कोई इस पर ना तो कोई सोशल मीडिया ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर अवेयरनेस के कोई प्रोग्राम करें। मेरा ख्याल है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस पर एक पूरा एक होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए। लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें क्या क्या हकूक़ निकाहनामे के अंदर है, हमें हक महर है, हमें राइट ऑफ तलाक हमें हो सकता है, और गुरूम की प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, हक महर की डिटेल होनी चाहिए, और सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हैं। आमिर साहब बिल्कुल हर चीज़ हर शिक बनी हुई है और हम खुद देख रहे हैं इतना बड़ा फॉर्म है, और हर शिक को हमने ये भी देखा है कि सिर्फ मेन कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ उनको जो है राइट का निशान लगाया जाता है। बाकी एक पेज तो है जिसको मैंने अमूमन देखा है कि पूरा क्रॉस कर दिया जाता है। वो जो पूरा क्रॉस कर दिया जाता है, क्या वही प्रोटेक्शन उस ब्राइड की है जिसको ख़त्म कर दिया जाता है? जी देखें, मैं आपके प्रोग्राम से ये चीज़ें वाज़िया करूँगा कि कंडीशन 13 से लेके 20 तक को लड़कियों को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। 13 से 20 तक 13 से 20 तक इसमें तमाम राइट्स जो हैं ब्राइड के इसमें हैं 13 से 20 तक। बाकी अगर आप 1 to 5 देखें उसमें तो डिटेल्स हैं ब्राइड और ग्रूम्स की। अगर और 6 से 10 देखें तो उसमें जो है वो विटनेसेस वगैरह की है, मगर 13 से लेकर 20 तक उसमें तमाम कंडीशंस ऐसी हैं जो दोनों स्पाउस को प्रोटेक्ट करती हैं, लड़की को भी और लड़के को भी। और उसमें अगर 13 से 20 तक की कंडीशंस में अगर पहले से शादीशुदा है या नहीं है तो उसमें मैंने देखा है कि पहले से भी शादीशुदा भी होते हैं, वो भी क्रॉस कर देते हैं। वो डेलिबरेटली विलफुली नहीं होता, मगर ये गलत है। आप कंडीशंस को पढ़ के अच्छी तरीके से शादी से पहले कंडीशंस दोनों कंडीशंस को देखें और उस कंडीशंस पे बातचीत करके फिर निकाहनामा एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। आपने कहा कि दोनों जो हैं स्पाउस, चाहे वो ग्रूम हो या ब्राइड हो, और उनके रिश्तेदार, सबको जो है ये पढ़नी चाहिए शिके। आपने कहा है 13 से 20 तक। अगर नहीं पढ़ते, उसको नहीं फिल करते, क्रॉस लगा देते हैं, गफलत बरतते हैं, तो फिर क्या भुगतना पड़ता है सब? देखें, फिर तो यही है कि आपने अपना राइट वेव कर दिया, आपने अपना राइट वेव कर दिया। आपके पास ये चीज़ें थी, आप ले सकती थी या ले सकता था शादी से पहले, आपने उसको बिल्कुल क्रॉस कर दिया। और देखें, ये जिम्मेदारी इनकी भी है, रजिस्ट्रार निकाह ख्वाह की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एलेबोरेट करे। वो जब निकाह एग्जीक्यूट करता है, जब निकाह पढ़ाता है, तो उसको भी चीज़ों को एलेबोरेशन करनी चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी। और उमूमन हमने देखा है कि हमारे ट्रेडिशनली कस्टम्स पेरेंट्स हैं, वो बात ही नहीं करने देते, कहते हैं बस छोड़ दो हो गया, बस साइन कर दो, बोल्डनेस ना दिखाएं, बस साइन कर दो। देखें, ये एक पूरा मैट्रिमोनियल टाई है, चलना है, एक पूरी नस्ल को चलना है, सब चीज़ों को चलना है। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होंगे, उसमें चीज़ें एलेबोरेट नहीं होंगी, तो ये लड़की के लिए भी नुकसान है, लड़के के लिए भी नुकसान है। तो ये निकाहनामे के अंदर अगर जो निकाहनामा 1961 में इंग्लिश में है उसके मुताबिक अगर कंडीशंस को देखा जाए तो मेरे ख्याल में तमाम कंडीशनें बहुत अप टू द मार्क हैं दोनों के लिए, दोनों स्पाउस के लिए। अच्छा, आपने तो कहा कि अप टू द मार्क हैं कंडीशंस। अगर आप अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है, तमाम शिके 61 में ही हो गई थी तो उसी पे चल रहे हैं। लेकिन हमें यही जानने में, समझने में ये बात लगी है जब ये फैसला आया है बेंच का कि ये पेचीदगियाँ लेके आता है ये सब कुछ, तो किस किस्म की पेचीदगियाँ सामने आती? देखिए, पेचीदगियाँ तो ज़्यादा आपको पता है, जब
میٹریمونیل ٹائی ختم ہوتا ہے تو لڑکی یا لڑکا دونوں کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں. لڑکی کیس داخل کرتی ہے مینٹیننس کا, حق مہر کا, ڈاوری آرٹیکلز کا. تو اسی طریقے سے جب کیسز داخل ہوتے ہیں تو کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں. ڈاوری آرٹیکلز ہوتی ہے, اس کی ڈیٹیلز نہیں ہوتی, جو لڑکی والے سامان دیتے ہیں یا لڑکے والے دیتے ہیں وہ بھی مینشن نہیں ہوتا. حق مہر ہے, اس کی پراپر ڈسکرپشن نہیں ہوتی, وہ نقد میں ہے, موویبل ہے پراپرٹی ہے, اموویبل پراپرٹی ہے یا کیا ہے, وہ بھی چیزیں مینشن نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ حق مہر میں ہم آپ کو ایک عدد فلیٹ دیں گے, پر ایک عدد فلیٹ دیں گے, وہ فلیٹ کا نمبر, وہ فلیٹ کی لوکیشن, وہ فلیٹ کہاں ہے, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی. جب کورٹ آف لاء میں کلیم کے لیے خاتون جاتی ہیں تو کورٹ یہی کویشچن کرتا ہے کہ آپ نے پڑھ کے سائن کیے تھے. جی بالکل پڑھ کے سائن کیے تھے. تو اس کے اندر کون سا فلیٹ ہے, پریزمپشن ہے, ایک فلیٹ دیں گے آپ کو, کب وہ فلیٹ کہاں ہے, اس کی لوکیشن کہاں ہے, اس کا نمبر کہاں ہے, وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے, آنرشپ کیا ہے. تو یہ چیزیں بڑی کورٹ آف لاء میں جب سامنے آئی تو یہ بینچ کا فیصلہ آیا. جمیل صاحب, نکاح نامے کے اوپر جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں, عورت کو ہی بتائیں کہ اس کے کیا اس میں رائٹس ہیں, جو برائڈ ہے. ہم چاہتے ہیں یہ بتائیں کہ ان دونوں کے لیے ہی کتنی اہمیت رکھتے ہیں, خاص طور سے اگر دلہا جو ہے گروم یہ سب نہیں فل کرتا شکے اور اس پہ نہیں قائم رہتا تو اس کے لیے بھی کتنی ہرڈلز ہو سکتی ہیں. دیکھیں اس کے لیے بھی ہرڈلز ہیں, جیسے دونوں کو ہی میسج چاہوں گے کہ آپ دیں. اس کے لیے بھی ہرڈلز ہیں, اس کو بھی مینشن کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو کیسز کورٹ میں فائل ہوتے ہیں فیک ڈاوری آرٹیکلز کے فائل ہوتے ہیں. بہن کے زیورات کی رسیدیں لے کے, ادھر کی زیورات کی رسیدیں لے کے صرف کورٹ کا وہ رسیدیں لگا کے کلیم کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ ڈاوری آرٹیکلز ملے ہی نہیں ہوتے, لڑکی کو وہ ملے ہی نہیں ہوتے. وہ بہن کے ادھر کے سب لے کے اور کورٹ میں کلیم کر دیتی ہے کہ جی میرے ماں باپ نے 20 لاکھ کا سونا دیا تھا, 10 لاکھ کا سامان دیا تھا, جس کی ریسپٹس یہ ہیں. اب یہ ہے کہ نکاح نامے کے اندر جو ماں باپ نے دیا ہے وہ بھی ایڈ کیا جائے, اس کی ڈسکرپشن ایڈ کیا جائے, تاکہ ان لانگ رن جب وہ کلیم ہو تو وہ چیزیں ایٹ دیٹ ٹائم جب ایگزیکیوشن آف نکاح نامہ تھا تو وہ مینشن ہو. تو یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی. پھر اس کے بعد یہ تو ظاہر ہے لڑکے کو پرابلمز ہوتی ہیں, یہ جب رسیدیں لے کے وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہ جو ظاہر ہے جج صاحب بیٹھے ہوں وہ انہوں نے ڈاکومنٹری پروف دیکھنا ہے. لڑکا کہتا ہے جی یہ تو سامان دیا ہی نہیں گیا تھا, یہ تو رسیدیں تھی نہیں, یہ تو سامان یہ تو اب چونکہ میری اس کے ساتھ میٹریمونیل ٹائی اینڈ ہو گیا ہے, میری ڈیزالو ہو گئی میرج, اب یہ کلیم کر رہی ہے, یہ ڈیو ٹو گرج ڈیو ٹو ریونج کر رہی ہے. تو چونکہ رسیدیں ہوتی تھی, ڈاکومنٹری پروف ہوتا ہے, کورٹ ڈکری کر دیتی ہے. تو لڑکے کو بھی چاہیے, دولہا کو بھی چاہیے کہ جو لے کے آئے اس کی پراپر ڈسکرپشن مینشن ہو. بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے اور ڈیٹیل میں بتایا. اور یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو تو یہی کہوں گی کہ خدارا آپ جب یہ نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ برائڈ ہو یا گروم, ان دونوں کو چاہیے سب سے پہلے نکاح نامہ جو ہے اسے بیٹھ کے خود جو ہے اسے پڑھے اور آپس میں دونوں بات چیت کر کے جو ہے ان تمام شکوں کو پورا خود فل کرے, تاکہ سائن انہوں نے کرنی ہے, زندگی انہوں نے گزارنی ہے. تو بہتر زندگی گزارنے کے لیے اگر قوانین بنے ہیں تو اس پہ عمل کرنا بھی آپ لوگوں نے ہی ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.